नमस्कार मित्रों। ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्लोबल टीवी का होस्ट होने के नाते मैं लगातार कुछ नया करने की सोचता हूं। आप जैसे देख सकते हैं, नए कलेवर में नए मोन्टाज के साथ। और अब बैकग्राउंड में हमने एक छोटा सा प्रयोग किया है जो कि आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने पिछले एक महीने में कई लोगों से बात की। मैंने अमेरिकन आर्मी के लोगों से बात की। मैंने रशिया में तमाम बुद्धिजीवियों से बात की, प्रोफेसर से बात की। और हम सभी देख रहे हैं, आज 13वां 14वां दिन है। रूस यूक्रेन को चारों तरफ से घेर चुका है। वेस्ट इसको इन्वेजन कहता है और व्लादिमीर पुतिन इसको कहते हैं रशिया का एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। ऐसे में कहीं ना कहीं हम उस दूसरे विश्व युद्ध के दौर में से गुजर रहे हैं, जब दुनिया दो भागों में विभाजित हो चुकी थी। अब ये वो दौर नहीं है कि जब कोई भी देश, और ये बात अमेरिकन आर्मी के शीर्ष जनरल ने मुझसे कही थी, कि ये वो दौर नहीं है जब कोई एक देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, किसी दूसरे देश की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करे। और आपने देखा, पिछले करीब जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब से दुनिया एक ध्रुवीय व्यवस्था में रह रही थी। एक ही सुपर पावर थी जिसको पिछले 10 सालों में चीन ने चैलेंज करने की कोशिश की। रूस इस दौड़ में पीछे था। आर्थिक सोवियत संघ के विघटन के बाद जब वहां पर CIS कंट्रीज बनी, और जिसको ये कहा गया, गोर्बाचेव ने अपने आखिरी भाषण में जिसको कहा था कि ये धोखे से दस्तखत किए हुए कागजात हैं, कि हमारे 18 देश हमसे अलग होते जा रहे हैं, तब शायद किसी का ध्यान नहीं गया था। तब US का वर्चस्व, अमेरिका का वर्चस्व और नेटो का वर्चस्व होता जा रहा था, और सोवियत संघ उसके सामने लाचार था। अपने अंग से 18 अंगों को छिटक कर दूर जाते हुए देखना उसकी बेबसी थी। और फिर उसकी सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था बिल्कुल रसातल में चली गई। वहां से जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना रूस, वहां से उसने उभरना शुरू किया। व्लादिमीर पुतिन 90 के दशक में राष्ट्रपति बने, और उन्होंने चीजों को धीरे धीरे समझना शुरू किया। वो जानते थे कि अभी कोई भी इस तरह की सामरिक या आर्थिक इतना आ, ऐसे चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने की अवस्था में रूस नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे रूस को अंदर से मजबूत करना शुरू किया। और यकीन मानिए, रशियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होने के नाते मैं ये मानता हूं, आज से नहीं, 16वीं शताब्दी से रूस या सोवियत संघ, चाहे वो इंपीरियलिज्म के दौरान रहा हो, चाहे लेनिन की बोल्शेविक क्रांति के बाद रहा हो, शिक्षा और साइंस का एक गढ़ रहा है। पता नहीं कितने विद्वान निकले, पता नहीं कितने वैज्ञानिक निकले, पता नहीं कितने लेखक निकले, जिन पर जब भारत की ही प्रतिभाओं, जो यहां से जब IT रिवॉल्यूशन 1991 के बाद लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, तो सबके ऊपर अमेरिका का आंखों के आगे एक पर्दा छा गया, जिससे उन्होंने उस दुनिया को वो भूल ही गए जो कभी भारत को सहयोग करती रही थी। चाहे वो सामरिक सहयोग रहा हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग रहा हो, या बिजनेस का रहा हो।
और इसके पीछे एक वजह थी। अमेरिका ने हमें ये महसूस कराया, देखिए साम्यवादी देशों से, समाजवादी देशों से भारत का चरित्र मेल नहीं खाता। जबकि हम सभी जानते हैं, जो हमारे सीनियर, जो हमारे मिलिट्री विशेषज्ञ हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, चाहे वो मेजर जनरल हो जो टीवी पे आप देखते हैं, चाहे और डिफेंस के विशेषज्ञ हों, वो मुझसे ताल्लुक रखेंगे। ये सोवियत संघ ही था जिसने हर मौके पर भारत की मदद की, चाहे वो 1971 की लड़ाई रही हो, चाहे वो 1965 में रही हो। सोवियत संघ ने, और उसी से प्रेरणा लेकर इंदिरा गांधी जी ने भी भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। रूस में 20 वर्षीय योजनाएं चलती हैं, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जिससे भारत में दिन दूना रात चौगुना उन्नति हुई। तो व्लादिमीर पुतिन ने वक्त की नजाकत को समझा, उन्होंने माना कि अब जो होना था वो हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, इसलिए मौके की नजाकत यह है कि शांत रहा जाए। वो अमेरिका को बातचीत का न्योता देते रहे कि आप आइए और देखिए नेटो से हमें किस तरह का खतरा है। आपने यूक्रेन पर जो अपनी संप्रभुता डाल रखी है, उससे हमें किस तरह खतरा है, और जो आपने वेस्ट यूरोप में किया है और जो ईस्ट यूरोप में आप करना चाहते हैं, उससे रूस को क्या खतरा है। लेकिन अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। यूक्रेन अमेरिका के प्रभाव में रहा। नेटो का प्रभाव क्षेत्र कुछ देशों से बढ़कर 36 देशों की सदस्यता तक पहुंच गया। शुरुआती दौर में पुतिन ने भी चाहा कि एक एक अपना विचार उनके मन में पनपा कि नेटो की सदस्यता रूस भी ले सकता है, लेकिन फिर उन्हें लगा ये बिल्कुल विचारों की के विपरीत दिशा में जाना होगा, और उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। और वहां से धीरे धीरे जो लिबरल व्लादिमीर पुतिन थे, वो कंजर्वेटिव व्लादिमीर पुतिन बनते गए। और फिर 2008 में जॉर्जिया, 2014 में डोनबास और 2022 में एलपीआर और डीपीआर को उन्होंने यूक्रेन के प्रभाव से अलग किया, एक तरह से स्वतंत्र किया। अब आप रशिया का यूक्रेन पर इन्वेजन कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अपनी सार्वभौम और सॉवरेन सत्ता को बचाए रखने के लिए इसको रूस द्वारा उठाया गया एक कदम भी कह सकते हैं। ये भी एक दृष्टिकोण है। तो व्लादिमीर पुतिन को अगर हम सिरे से गलत कहें तो मैं इससे ताल्लुक नहीं रखूंगा, लेकिन उनके द्वारा की गई सैन्य कार्यवाही पर आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं। 14वां दिन है, यूक्रेन चारों तरफ से घिरा हुआ है। बातचीत के 3 दौर हो चुके हैं। ग्रीन कॉरिडोर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसमें यह भी देखने वाली बात है कि जेलेंस्की, जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनको भी जो भरोसा था कि अमेरिकन फौजें उनकी मदद करेंगी, ब्रिटिश आर्मी उनकी मदद करेगी, नेटो की फौजें उन्हें मदद करेंगी, वो होता दिखाई नहीं दिया। ऐसे में व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए बातचीत एक रास्ता है, और मेरे ख्याल से उन्हें बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपके सामने एक महाशक्ति हो, एक प्रचंड तूफान चल रहा हो, ऐसे में आपको समझदारी का कदम उठाना चाहिए। और आप तो उसी सभ्यता, उसी संस्कृति से निकले हुए हैं जहां आपके यहां भी रशियन बोली जाती है, एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, पहनावा वही है, खान पान का तरीका वही है, जीवन जीने का तरीका वही है, समाज व्यवस्था वही है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि रूस आपके लिए ज़्यादा मददगार हो सकता है, या आप अभी तक जिस पर भरोसा करके बैठे हुए थे और वो कहीं मीलों दूर चले गए हैं, उन पर आप भरोसा कर सकते हैं। तबाही का आलम चल रहा है। रूस की विशालकाय सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर चुकी हैं,
और जैसा भारत में बैठे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर इसको इंफॉर्मेशन वारफेयर के नज़रिए से देखा जाए तो रूस की इंफॉर्मेशन वारफेयर अभी कमज़ोर पड़ रही है। इसमें वेस्ट आगे है। इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करने में, रूस को कमज़ोर दिखाने में, व्लादिमीर पुतिन को कमज़ोर दिखाने में, उनकी नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करने में, ये वेस्ट का मीडिया, चाहे वो बीबीसी हो, सीएनएन हो, फॉक्स न्यूज़ हो, और तमाम सारे न्यूज़ चैनल्स हों, अखबार हों, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, इंडिपेंडेंट, ये सभी एक नेगेटिव इमेज बनाने में या व्लादिमीर पुतिन को विलेन बनाने में ये सक्षम हो गए हैं। और उनकी मंशा ये है कि एक बार व्लादिमीर को विलेन बनाने में वो सफल हो गए दुनिया के सामने, तो व्लादिमीर पुतिन को घेरने में और जो अभी आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रूस को कसने की कोशिश की जा रही है, उसमें और ज़्यादा सफलता पाएंगे। और कोई भी देश ये नहीं कहेगा कि सैन्य अभियान अपनी जगह है, आर्थिक प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था पर और उसकी आम जनता पर फर्क पड़ेगा, इसलिए आर्थिक प्रतिबंध उसका समाधान नहीं है, इस पर कोई नहीं बोलेगा। ये वेस्ट का इंफॉर्मेशन वारफेयर और पॉलिटिकल लीडरशिप की ये मंशा है जिसमें वो सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न मीडिया को, चाहे रशिया टुडे हो, चाहे आरआईए नोवस्टी हो, चाहे स्पुतनिक इंटरनेशनल हो, उसको वेस्ट के लगभग और यूरोपीय, अमेरिका, यूके और यूरोप, वेस्ट यूरोप के कई देशों में, ईस्ट यूरोप के कई देशों में बैन कर दिया गया है। इसलिए रूस का वर्जन हमें नहीं पता चल रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन वारफेयर एक इमेज बिल्डिंग का काम करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करती है और जीते हुए युद्ध को हराने का मादा रखती है, इस पे वेस्ट अभी सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। क्योंकि रूस का मीडिया इतनी ज्यादा, ये बात रूस के बुद्धिजीवियों ने मुझसे कही थी कि रूस का मीडिया अभी उस टक्कर का नहीं बन पाया है, उस लेवल का नहीं बन पाया जिसका वैश्विक फैलाव हो, वैश्विक प्रेजेंस हो। तो ऐसे में वो कमजोर होता दिख रहा है। तो जो सहयोगी देश है, रूस के साथ आना चाहते हैं, वो किस हद तक रूस के साथ है, ये भी साफ होता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में रूस ने जो पद्धति अपनाई है ट्रेडिशनल वारफेयर की, वो टाइम टेकिंग है, थकाऊ है, और जो सोल्जर्स 6 महीने से लड़ रहे हैं, उन पे, उनकी मनोदशा पर भी फर्क पड़ता है। इसलिए रूस को चाहिए कि वो बीच बीच में अब ये युद्ध को लंबा करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके सैनिक योद्धा वो बीच बीच में थोड़ा आराम भी करते रहे। वो 6 महीने से हम मुख्य युद्ध तो 13-14 दिन से शुरू हुआ, लेकिन फौजें 6 महीने पहले से ही यूक्रेन के बॉर्डर पर थी। तो जो ट्रेडिशनल वारफेयर है, इसका मुकाबला वेस्ट इंफॉर्मेशन वारफेयर और साइबर अटैक से कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट हैक हो चुकी थी, रॉसकॉस्मॉस की वेबसाइट हैक हो चुकी थी। ऐसे में और पिछले 30 सालों में दुनिया का एक बड़ा हिस्सा रूस की वैज्ञानिक, शैक्षिक और आर्थिक प्रगति से अनभिज्ञ था। वेस्ट ने ऐसा पर्दा डाला हुआ था जिससे हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता था। क्योंकि आप देखिए, ये बात मैंने अपने कवर लेटर, जो मैं एप्लीकेशंस भेजता हूँ कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, उसमें मैंने भारतीय मीडिया के बारे में भी ये लिखा है कि आफ्टर लिबरलाइजेशन जो केबल टीवी रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में, दैट इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्ट। ऐसे में हमें सिक्के का एक पहलू दिखाई देता है, दूसरा पहलू नहीं दिखाई देता। हमें भूल जाते हैं कि रशिया के अंदर दुनिया के 40% ऑयल, गैस और एनर्जी को कंट्रोल करने की क्षमता है। अमेरिका ने जो डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट पे दिखाई, वो एक हिस्सा है रूस के अंदर मौजूद खनिज तेल और बिजली और सोलर विंड, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का।
जो रूस ने अपने अपने को मजबूत बनाने में धीरे-धीरे इस्तेमाल किया। लेकिन रूस भी डिपेंडेंट है। जो उसके पास प्रचुर मात्रा में ऑयल, गैस, मिनरल्स और इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, पेट्रोल है और तमाम तरह के फ्यूल्स हैं, उनको बेचेगा तो किसको बेचेगा अगर आर्थिक प्रतिबंध लग गए? ऐसे में जो देश रूस का सहयोग करना चाहते हैं, उनको खुल के आगे आना चाहिए और रूस से अपने देश की ईंधन की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा भारत भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है, साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देश हो सकते हैं। तो जो ये एक ध्रुवीय व्यवस्था थी, वो अब इसके बाद मेरे ख़्याल से वो या तो बहुध्रुवीय व्यवस्था में मल्टीपोलर सिस्टम में इमर्ज हो जाएगी और या फिर इसका नतीजा ये होगा कि रूस पे प पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से वो थोड़ा और कमज़ोर होगा। ऐसे में रूस को अपनी जो क्षमता है, चीन को फ़ॉलो करना चाहिए उसे कि चीन आज अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। उसने अपनी सारी चीज़ें अपनी बना ली हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर की हों, चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे रोड और हाईवेज़ हों, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो अ, ऐप्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया हो। रूस ने भी इस दिशा में कोशिश की है, लेकिन चीन की तरह नहीं। ऐसे में रूस को चीन के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, अगर उसे आर्थिक प्रतिबंधों का जवाब देना है। तो युद्ध तो अभी लंबा चलेगा, क्योंकि जब तक ज़ेलेंस्की रूस की बातों को नहीं मानते, अड़ियल रुख अपनाए रखते हैं, तब तक रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी नरम रुख नहीं अपनाएंगे और अमेरिका इसमें सेफ गेम खेल रहा है। वो वो अपने लोगों को छेड़ना नहीं चाहता। उसके पास ताकत है नेटो की, लेकिन वो उसके इस्तेमाल से बचना चाहता है, क्योंकि नेटो को छेड़ना एक महायुद्ध को, तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित करने जैसा होगा। और रूस भी एक न्यूक्लियर पावर है। ये अमेरिका को पता है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध का रुख बदलने की क्षमता भी रखता है, चाहे वो ट्रेडिशनल वारफेयर से ही क्यों ना हो। तो ये बातें मैं आपसे करना चाहता था। इन मुद्दों पर मैं आपसे और बात करूँगा, फिर हाज़िर होऊँगा। देखते रहिए नए कलेवर में ग्लोबल टीवी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। जब तक दोबारा मिलें, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।